हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्योरिंग शिक्षा द्वार। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो यही टाइम है तैयारी करने का, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स लगते ही हैं मिनिमम, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हो तो कोई भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। तो जैसे कि तैयारी का टाइम आ चुका है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कौन सा बैच लिया जाए, कहाँ पे कोचिंग की जाए। तो ऐसे ही हमारे कोचिंग ने भी अपने बैचेस को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जो 11 का एंट्रेंस देना चाहते हैं एमयू का या जामिया का, तो उनके लिए भी बैचेस को लॉन्च कर दिया गया है ओनली फॉर 649। और आर्ट्स का जो हमारा है वो है 549। देखिए, क्वालिटी आपको और भी जगह मिल सकती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इस प्राइस रेंज पे आपको कहीं पे भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, इतने अच्छे नोट्स नहीं मिलेंगे और इतने अच्छे एजुकेटर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, साथ में हमारे पास बीए फॉरेन लैंग्वेज जो कि जामिया में भी है और एमयू में भी है, उसकी भी तैयारी होती है, बी एलएलबी की भी, बी ऑनर्स की भी, एमएड, बेसिकली एमएड जहाँ जिसके लिए आज मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, एमएड में एमयू जामिया दोनों के लिए, बीएड के लिए। तो देखिए, आप कोई सा भी कोर्स लीजिए, आपको क्वालिटी सब में मिलने वाली, क्योंकि हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो एक्सपीरियंस है, उन्होंने कभी ना कभी अपने पास्ट ईयर्स में एंट्रेंस को क्रैक किया है, उनको नेचर पता है कैसे आता है, उन्होंने स्टडी किया हुआ है कि कैसे एंट्रेंस के पेपर को बनाया जाता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को बैचेस को परचेज करना है तो आप गूगल प्ले से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कूपन कोड कलाम 10 को यूज करेंगे तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। ओके, तो ये रही बात बैचेस की। अब जैसे कि इससे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि हमारे ये जो सीरीज चलती हुई आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जिसमें आपको एमएड में इससे पहले इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कोर पेपर्स होते हैं जो आप बीएड में पढ़ते हैं, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली 40 नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिलॉसफी से, सोशियोलॉजी से और साइकोलॉजी से। ठीक, तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। मेरा नाम, अगर मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ तो मेरा नाम है रिजवान खान, और मैंने आई हैव डन माय ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स। मैंने आई हैव डन बीएड एंड आल्सो क्वालिफाइड सीटेट, एंड आई एम करेंटली परसुइंग एमएड फाइनल ईयर फ्रॉम एमयू इटसेल्फ। ओके, सो मुझको भी थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, और मैंने स्टडी किया हुआ है कि कैसे जो एंट्रेंस हैं उसके पेपर कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, और वही नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं और आपकी हेल्प करना चाहता हूं जो आपका एंट्रेंस है उसको क्रैक करने के लिए। तो बस आप बने रहिए और भरोसा रखिए, इंशाल्लाह आप सबका यहाँ से जो भी बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे, मैं उनकी गारंटी देता हूँ कि वो लोग एंट्रेंस को क्रैक करेंगे। तो चलिए, अब बातें हो गई बहुत, अब हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए, अभी जो हम 23-24 सेशन का जो अभी जो एंट्रेंस हुआ है पिछले साल, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपने 20 क्वेश्चंस देखे होंगे इंग्लिश के, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, सॉरी। और अब हम यहाँ से जो 41 क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बेसिकली फिलॉसफी और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव शुरू होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी के पहले क्वेश्चंस आएंगे। ओके, 41 से जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो शुरू होते हैं, देन उसके 20 क्वेश्चंस के बाद फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के होते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों कराए जा रहे हैं, हमको सीधा कंटेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, कंटेंट बाद में देंगे। भाई पहले कंटेंट दे दो फिर सॉल्व करो। नहीं, देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कोई भी एंट्रेंस ले लीजिए, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं तो वो आपको 3 तरह से बेनिफिट्स देते हैं। सबसे पहला, आपको ये पता चलता है कि नेचर क्या है पेपर का, पेपर का नेचर क्या है। ठीक है, पेपर कैसा आएगा, है ना, क्या क्या पेपर की क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्योंकि देखिए हर इंस्टीट्यूट का, ठीक है, वो जामिया हो, बीएचयू हो, एमयू हो, ठीक है, डीयू हो, हर जगह जो डिफिकल्टी लेवल होता है, ठीक है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हर जगह अलग होता है। कहीं पे स्टैंडर्ड, देखिए, डिफिकल्टी लेवल इज लाइक स्टैंडर्ड। ठीक है, कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं बीएड वाले बच्चों से कि वो आप कह सकते हो कि एमएड तक की भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं।
ठीक है, कुछ लोग का ये रहता है कि नहीं, सिर्फ बीएड में जो सिंपल है वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ठीक। और थर्ड है कि बेसिकली इससे आपको पता चलता है कि आपकी बिना प्रिपरेशन किए हुए आपकी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। ठीक है, तो इट इज द प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, आप ये देखते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ स्टार्ट करने के लिए भी तैयारियां करनी होती है ना, तो वो तैयारी कैसी होंगी, जैसे आपके घर में शादियां होती हैं, ठीक है, शादी होती है तो भैया कुछ भी, चलिए सपोज करिए आपकी अम्मी को कुछ बहुत अच्छा खाने को बनाना है, ठीक है, तो आप पहले देखेंगे ना घर में क्या क्या जो बनाने के लिए उसको जो भी चीजें चाहिए वो घर में क्या क्या चीजें हैं कि नहीं है, फिर वो मंगाएंगी। तो बेसिकली प्रिपरेशन होता है ना, प्री प्रिपरेशन बेसिकली इसको कह सकते हैं, तो वही वाली चीज है। ओके, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इतना फोकस कर रहे हैं और सबसे पहले हम उसी चीज को लाए। चलिए अब पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, आर्यन रियली एंजॉयज रीडिंग साइंस मैगजीन दैट आर नॉट रिलेटेड टू हिज स्कूल सिलेबस। ठीक है, आर्यन एक लड़का है, उसको वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता है, किस चीज में इंजॉय करता है, रीडिंग साइंस मैगजीन, वो साइंस की मैगजीन्स को रीड करता है। ठीक है, जो कि उसके आउट ऑफ, जो इट इज नॉट रिलेटेड टू हिज स्कूल सिलेबस, वो स्कूल सिलेबस के रिलेटेड नहीं है, मतलब कि वो जो स्कूल्स की बुक है उसको छोड़ के अलग से भी और साइंस के बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो इट गिव्स हिम ग्रेट पर्सनल सेटिस्फैक्शन, उसका मतलब पर्सनल, वो मतलब खुद ही उसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज करना, कोई इसको कह नहीं रहा है करने को, वो खुद ही मतलब वो करता है क्योंकि उसको अच्छा लगता है पढ़ना। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंसेंटिव, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या पर्सनल गोल। अब देखिए पहले तो समझते हैं ऑप्शंस को। देखिए अगर आपको आंसर आता है तो कोई बात नहीं, आपने सीधा लगा दिया, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो हमेशा यूज एलिमिनेशन मेथड, ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो इस मतलब मोटिवेशंस के बारे में, तो शायद आपको ये पता होगा, अगर आपको सही आंसर नहीं पता लेकिन आपको कभी कभी हमको ये पता होता है कि ये आंसर तो नहीं होगा, तो अगर हम ये निकाल दें जो नहीं होगा तो बचेगा क्या, जो आंसर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो देखते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब व्हाट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली होता है जो बाहर से है। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है जो एक्सट्रिंसिक है ना, इसका मतलब ही होता है एक्सटीरियर, जो बाहर से मोटिवेशन। जैसे सपोज कर लीजिए कि भाई आपके फादर ये चाहते हैं कि आप टीचर बनो, आपके फादर ये चाहते हैं आप एमएड करो, ठीक है, इसलिए आप एमएड की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आप एमएड करना चाह रहे हो। तो ये क्या है, ये आपके फादर चाहते हैं, एक्सटीरियर मोटिवेशन, आप अपने फादर के लिए वो चीज करना चाहते हो, भले ही आप अंदर से उसको ना करना चाहो लेकिन आप अपने फादर के लिए करना चाहते हो, ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आप खुद चाहते हो, ठीक है, नहीं आप मतलब घर वाले कुछ भी बोले, आपको मन में होता है कि नहीं मुझे तो टीचर ही बनना है, ठीक है, तो ये आप अंदर से मोटिवेशन ला रहे हो। ठीक है, जो अंदर से मोटिवेशन है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, एक्स मतलब एक्सटीरियर, इन मतलब इंटीरियर। ठीक है, जो अंदर से आए वो इंटीरियर, जो बाहर से आए वो एक्सटीरियर। ठीक है, फिर है पर्सनल गोल। पर्सनल गोल क्या होता है कि भाई उसका खुद का पर्सनल गोल। तो देखिए हम यहाँ पे भी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों चीज का तो रिलेवेंस बचता ही नहीं है, बची बात मोटिवेशंस की। ठीक है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उसका पर्सनल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, पर्सनल क्या होता है? खुद का सेटिस्फैक्शन उसको मिलता है। ठीक है, उसको खुद से ही पढ़ने का मन करता है, खुद से ही पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली खुद से, अंदर से, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंसर द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इन नेगेटिव रेनफोर्समेंट अ बिहेवियर इज स्ट्रेटन बाय। अब देखिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आई होप आप सबने पढ़ी होगी बीएफ स्किनर की। ठीक है, उन्होंने ही बेसिकली रेनफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट इन सब की बात की है। ठीक है, तो
जो निगेटिव रेइंफोर्समेंट है, ठीक है, उसमें जो बिहेवियर होता है इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ निगेटिव रेइंफोर्सर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं छोटे में एकदम कि निगेटिव रेइंफोर्समेंट होता क्या है। निगेटिव रेइंफोर्समेंट बेसिकली ये होता है कि आप किसी इंडिविजुअल में से वो चीज हटा दे रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो जो उसके गोल्स में, जो भी उसका गोल्स है उसके बीच में आ रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके पास एक फोन है जिसमें वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता रहता है, ठीक है, या उसके पास एक टॉय है जिससे वो हमेशा खेलता रहता है, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने वो जो टॉय है वो उससे ले लिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया उसकी लाइफ से, मतलब ठीक है, उसकी लाइफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और उससे ये कहा जब तुम पढ़ लोगे तब मैं दे दूंगी, ठीक है। अब जब वापस देंगे तो वो पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट हो गया। वो क्या हो गया बच्चों? पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट क्या होता है कि आप किसी को ये कहते हो, जैसे सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल सिंपल सा ले लो कि भाई अगर तुम 2 घंटे पढ़ोगे तो आपको मैं चॉकलेट दूंगा, ठीक है। अगर आप 2 घंटे पढ़ोगे तो मैं आपको, आजकल बच्चे मोबाइल के बहुत शौकीन है, अगर आप फर्स्ट आ गए, सपोज कर लो अगर आप फर्स्ट आ गए तो मैं आपको फोन दिला दूंगा, ठीक है। तो ऐड करना, क्या ऐड करना, वहां पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करना कि भाई अगर तुम इस बार फर्स्ट नहीं आए, ठीक है, तो मैं तुम्हारा मोबाइल तुमसे ले लूंगा, मैं तुम्हारा मोबाइल तुमसे ले लूंगा, ठीक है। तो ये क्या है? नेगेटिव रेइंफोर्समेंट है, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट नेगेटिव, ऐड पॉजिटिव। तो देखिए, तो नेगेटिव रेइंफोर्समेंट मतलब कोई सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव रेइंफोर्सर ऐसा कोई भी वो नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव स्टिमुलस, देखिए पॉजिटिव की तो बात होगी ही नहीं नेगेटिव रेइंफोर्समेंट में, ठीक है। तो यहां भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों तो एकदम ही कट गया। इसको एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट वाले पे आते हैं, रिमूवल ऑफ निगेटिव स्टिमुलस। निगेटिव स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस वो चीज होती है जिसपे आप रिएक्ट करते हो, ठीक है, मतलब कोई भी चीज जिसपे आप रिएक्ट करते हो। तो निगेटिव स्टिमुलस, ठीक है। तो बच्चा पढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि एक निगेटिव स्टिमुलस, उसके सामने एक टॉय पड़ा हुआ है, वो बार बार उसी से खेलता है, ठीक है, इसलिए वो पढ़ता नहीं है। तो आपने उसको हटा लिया, रिमूव कर दिया, रिमूवल, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगले पे आते हैं। द यूज ऑफ सरप्राइज टेस्ट बाय टीचर्स टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी रेगुलरली इज एन एग्जांपल ऑफ। एक टीचर है, वो बार बार क्लासरूम में सरप्राइज टेस्ट लेता है। अब सरप्राइज टेस्ट क्या होता है? देखिए, सरप्राइज टेस्ट जो होते हैं ना, वो कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, वो पता नहीं होता है कि टीचर 1 दिन बाद ले ले, 4 दिन बाद ले ले, कभी कभी शायद महीने में 1 बार ले ले, वो कुछ पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हुआ कि 2 बार टीचर ने महीने के भर बाद लिया, ठीक है, मतलब 1 महीने के बाद एक टेस्ट लिया, 1 महीने के बाद एक टेस्ट लिया। फिर अब बच्चों को ये हो गया कि शायद अब अगले ही महीने के बाद लिया जाएगा, लेकिन नहीं, टीचर ने 2 दिन बाद फिर एक ले लिया। तो कुछ पता नहीं होता है, ठीक है, कभी भी लिया जा सकता है, ठीक। तो ऐसे जो रेइंफोर्समेंट होते हैं, देखिए रेइंफोर्समेंट जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फिक्स्ड रेशियो भी आता है, वेरिएबल रेशियो भी आता है, फिक्स्ड इंटरवल भी आता है, वेरिएबल इंटरवल भी आता है, ठीक है। अब तो ओके, अब देखिए फिक्स्ड रेशियो मतलब क्या होता है कि भाई आपको 2 क्वेश्चन समझाया, तीसरे क्वेश्चन में हेल्प कर दी, तो ये एक फिक्स्ड रेशियो हो जाएगा। मतलब बच्चे को हमेशा पता होगा कि 2 क्वेश्चन के बाद मुझे रिइंफोर्समेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, इसमें बच्चों को पता चल जाएगा, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा उसके साथ, तो ये तो होगा नहीं। वेरिएबल रेशियो क्या होता है? वेरिएबल रेशियो बेसिकली ये होता है कि सपोज कर लीजिए कि 2 गलतियों के बाद आपको रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, ठीक है। फिक्स रेशियो में क्या था? 2 क्वेश्चंस के बाद आपको मिलना ही मिलना है रिइंफोर्समेंट। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल रेशियो मतलब कि 2, अगर आपको गलत आपने सवाल किया तब आपको रिइंफोर्समेंट मिलना। इसमें भी बच्चों को पता होता है कि अगर मैं 2 गलतियां करूंगा तो मुझे रिइंफोर्समेंट मिलेगा। रिइंफोर्समेंट मतलब सपोर्ट मिलेगा। फिक्स्ड इंटरवल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल रेशियो, ठीक है। फिक्स इंटरवल एग्जैक्टली वही कि 1 महीने बाद एक टेस्ट हो रहा है, तो फिक्स जैसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो फिक्स है ना, बच्चों को ऑलरेडी पता है। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, यहां पे क्या है ना, इंटरवल जो है ना वो पता नहीं है, वो वेरी करेगा। बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल मतलब ये होता है जो वेरी करे, है ना, तो जो बार बार वेरी करेगा,
ठीक है ना। तो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, तो यही आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इंटरवल्स के बाद हो रहा है, ठीक है। जो टेस्ट होगा, वो जो रेनफोर्समेंट होगा वो इंटरवल के बाद होगा, लेकिन वो इंटरवल जो है ना वो फिक्स्ड नहीं है, वो वेरी कर रहा है, कभी भी हो जाता है। कभी 2 दिन बाद होता है, कभी 1 हफ्ते बाद होता है, कभी 1 महीने बाद होता है, ठीक है, कभी 4 दिन बाद होता है। तो बच्चों को खुद नहीं पता, बच्चे हमेशा सरप्राइज हो जाते हैं, अरे यार अभी तो 2 दिन पहले लिया था फिर से ले लिया, ठीक है। तो ये चीज इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला आते हैं, व्हेन यू ट्राई टू नैरो डाउन अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू अराइव एट अ सिंगल करेक्ट आंसर। सिंगल करेक्ट आंसर मतलब आप कई सारी चीजों को क्या करते हो, नैरो डाउन करते 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 एक आंसर पे आते हो, ठीक है। मतलब आपके सामने कई सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कई सारी इंफॉर्मेशन है, आपने उसको नैरो डाउन कर दिया। क्या कर दिया? नैरो डाउन, एक पे आके एक सिंगल आंसर पे आप आ रहे हो, ठीक है, एक सिंगल आंसर पे उस पे आ रहे हो, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है थिंकिंग से। ये क्वेश्चन जो आया है टॉपिक से थिंकिंग से। अब थिंकिंग 2 तरीके की मेनली होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे सपोज कर लो मैंने एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाते तो आप क्या करते, तो आप खुद बताओ। क्वेश्चन एक है, अब उसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, जितने बच्चे उतने आंसर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। कोई कहेगा मैं ये कर दूंगा, कोई कहेगा मैं वो कर दूंगा, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कौन सी थिंकिंग यूज होगी? यहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? वो बेसिकली होती है कि एक क्वेश्चन से आप शुरू करते हो और उसके आंसर्स कई सारे हो जाते हैं, ठीक है। उसके जो आंसर्स होते हैं वो कई सारे हो जाते हैं, और यहां पे क्या होता है, एक सिंगल आंसर है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक सिंगल आंसर हो रहा है, तो ये तो होगा नहीं, मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, सॉरी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी ही नहीं, ठीक है। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है? देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है बेसिकली वो मैंने आपको बताया। कन्वर्जेंट थिंकिंग, सपोज कर लीजिए आपसे ये पूछा गया कि आपके सामने क्वेश्चन है कि इंडिया कब आजाद हुआ, क्या उसमें आपकी ज्यादा थिंकिंग लगेगी? कब आजाद हुआ, आपको सोचना पड़ता नहीं, आपको आंसर पता है तो एक ही आंसर है 1947, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आंसर लिखा जाएगा वो गलत होगा। ये चीज डाइवर्जेंट थिंकिंग में नहीं होती। डाइवर्जेंट थिंकिंग में मैम अगर आपको ये क्वेश्चन दी है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप क्या करेंगे, तो कई सारे आंसर होंगे, सबके आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे आंसर, लेकिन यहां पे आंसर एक ही होगा। आंसर क्या होगा? एक ही होगा। तो बेसिकली व्हेन यू ट्राई नैरो डाउन लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव टू अराइव एट अ सिंगल करेक्ट आंसर, एक ही सही आंसर है, ठीक है, तो वो किस में यूज होगा? कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? कन्वर्जेंट थिंकिंग। इनसाइट जो होता है ये पूरा दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसको हम लोग बहुत बाद अगर कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड आएगा तो उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम अपने बैचेस में इसको बहुत ही अच्छे से इनसाइट जो थ्योरीज हैं, जो गेस्टाल्ट थ्योरीज हैं बेसिकली, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रश्मि इज अ गुड रोल मॉडल, ठीक है। जो रश्मि है वो गुड रोल मॉडल फॉर अ हॉकी टीम। She wants to make sure that her team does well and win the hockey world cup, ठीक है। रश्मि है, रश्मि एक बहुत अच्छी रोल मॉडल है, वो शायद अपने ठीक है अपने, हाँ ओके, ठीक है, मतलब एक रश्मि एक प्लेयर है हॉकी टीम में, बहुत अच्छी प्लेयर है, ठीक है। मतलब लोग वो रोल मॉडल है, लोग उसको देखते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और रश्मि ये चाहती है, शी वांट्स टू मेक श्योर, वो ये चाहती है कि हम वर्ल्ड कप जीतें, ठीक है। वो ये चाहती है कि हम वर्ल्ड कप जीतें, ठीक है। हर डिजायर टू अटेन दिस गोल इज डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है, उसका ये जो डिजायर है, ठीक है, कि हम वर्ल्ड कप जीतें, ये क्या है, ये कैसा मोटिवेशन है, ठीक है। तो देखिए नीड तो है नहीं। नीड क्या होती है? नीड वो होती है जो बेसिकली आपकी जो बेसिक नीड्स होती है, जिसके सिवा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता, सर्वाइव तो आप कर ही सकते हो ना, है ना। नीड्स के भी हम बहुत अच्छे से नीड्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, फिर और जो सारी नीड्स होती हैं हम उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अपने बैचेस में। तो आई होप आप लोग बैचेस ज्वाइन करो ताकि आप लोगों का बहुत ही अच्छे से वेल प्रिपरेशन हो पाए और आप सब लोग एमएड एंट्रेंस क्रैक कर पाओ, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं।
तो डिजायर टू अटेन दिस गोल इज डिस्क्राइब्ड एज, तो देखो मोटिवेशन आ रहा है, अब मोटिवेशन के अंदर से आ रहा है। देखो मोटिवेशन क्या है, उसको इसलिए जीतना है क्योंकि वो करना चाहती है, नहीं, वो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। यहाँ पे लोगों लगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लेकिन नहीं, देखो उसको हॉकी वर्ल्ड कप जीतना है, ठीक है, उसको हॉकी वर्ल्ड कप जीतना है और वो ये चाहती है कि उसकी टीम जीते, ठीक है, वो अपने लिए नहीं करना चाह रही, वो अपने टीम के लिए करना चाह रही है, अपने टीम के लिए एक वर्ल्ड कप जीतना चाह रही है, ठीक है। तो किसके लिए, अपने लिए करना चाह रही है, अपनी टीम के लिए करना चाह रही है। देखो, एंड टू मेक श्योर दैट हर टीम, ठीक है, तो जैसे मैंने भी इससे पहले एग्जांपल दिया था ना कि आप एमिट कर रहे हो क्योंकि आपके फादर चाहते हैं, ठीक है, तो फादर चाहते हैं, एक्सट्रिंसिक बाहर से मोटिवेशन आता है, तो ऐसे ही वो अपनी टीम के लिए जीतना चाह रही है, ठीक है ना, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है, तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके, चलिए, Allport has classified personality traits into the following types, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये पर्सनैलिटी के टॉपिक से आया है, तो पर्सनैलिटी की बहुत सारी थ्योरीज को डिस्कस किया गया है, आप लोगों ने बीएड में आई होप पढ़ा ही होगा, ठीक है, टाइप थ्योरीज, ट्रेट थ्योरीज, टाइप कम ट्रेट्स थ्योरीज, ठीक है। तो Allport जो है, ठीक है, उसकी ट्रेट थ्योरीज है जो उसने, तो इसमें यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी, मतलब जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो Allport ने दी है, मतलब Allport ने पर्सनैलिटी है उसको किस किस चीजों में डिवाइड किया है, किस किस चीजों में क्लासिफाइड किया है। तो जो Allport की थ्योरी है बेसिकली उसने 3 तरह के ट्रेट्स दिए थे, ठीक है। सबसे पहला होता है सेंट्रल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स, ठीक, देन आपका आ जाता है, सॉरी, सेंट्रल ट्रेट से पहले भी एक ट्रेट होता है कार्डिनल ट्रेट, ठीक, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। अब ये क्या चीजें हैं, इसको एक बार मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बता देता हूं, ठीक है। कार्डिनल ट्रेट जो होता है ना, इट डिफाइंस अ ह्यूमन बीइंग, डिफाइंस अ ह्यूमन बीइंग। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं अगर आपके सामने बोलूं हिटलर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आपके दिमाग में क्रुएल्टी आएगी, वायलेंस आएगा, आएगा ना। अगर मैं आपके सामने बोलूं लेट्स से गांधी जी, तो आपके दिमाग में क्या आएगी, क्या आएगा, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, आएगा ना कि नहीं आएगा। तो बेसिकली ये सब चीजें क्या है, देखो ये जो वर्ड हैं ये सिनोनिम्स हो गए हैं क्या, स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स के, है ना। जैसे गांधी जी का हम नाम लेते हैं तो नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, ये सब की बात आती है। हिटलर का नाम लेते हैं तो क्रुएल्टी, एंगर, वायलेंस, ये सब आता है। तो जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिससे आप इंसान को जानते हो। जैसे सपोज कर लो एक इंसान बहुत गुस्से वाला है, ठीक है, तो जैसे उसका नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा यार वो तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, ठीक है। सपोज कर लो एक टीचर है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि किसी ने बोला कि आओ चल रहे हैं, टीचर से बात करने जानी है, कुछ पूछना है। तो वो पूछेगा कौन सी टीचर से बात करनी है, तो आपने उनका नाम लिया कि भाई फला XYZ से हमको बात करनी है, ठीक है। तो उसके दिमाग में एकदम आएगा नहीं यार वो तो बहुत गुस्सा करते हैं, मैं तो नहीं जा रहा वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये उस ह्यूमन का, उस टीचर का क्या है, कार्डिनल ट्रेड है। क्या है, कार्डिनल ट्रेड है जो उसको डिफाइन करता है। देन ये सबसे ज्यादा मेन होता है, ठीक है, मतलब सबसे मेन ये होता है। उसके बाद सेंट्रल ट्रेड आता है। सेंट्रल ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। और वो जैसे सपोज कर लो सेंट्रल ट्रेड ये हो गया कि गांधी जी ऑनेस्ट तो थे, नॉन वायलेंस तो थे, ठीक है, साथ ही में बहुत ही वी कैन से सॉफ्ट स्पोकन बंदे थे। क्या थे, सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है, हार्श वर्ड्स का यूज नहीं करते, बहुत सॉफ्ट स्पोकन बंदे थे। लेकिन जब हम गांधी जी का नाम लेते हैं क्या हमारे दिमाग में सॉफ्ट स्पोकन आता है, वो माइंड में नहीं आता। हमारे माइंड में सबसे पहले नॉन वायलेंस ही आता है कि नहीं आता है ना। तो जैसे हिटलर हुआ, हिटलर को बहुत ज्यादा रीडिंग करना पसंद थी, ठीक है, रीडिंग, उसकी जो वर्बल वो थी वो बहुत अच्छी थी। लेकिन स्टिल हम जब हिटलर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग से वायलेंस ही आता है, ठीक है, लेकिन वो भी उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, सेंट्रल हो जाएगा। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। फिर बाद में आते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स, ठीक है, जो कि कई सारे हो सकते हैं कि इंसान के अंदर, जैसे सपोज कर लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है,
बेसिकली जैसे सब हम लोग गांधी जी का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो लेके चलते हैं। अब जैसे गांधी जी हैं, ठीक है, उनके अंदर और क्या क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, और क्या क्या ट्रेड्स थे कि भाई उनको बेसिकली स्किल्स बहुत ज़्यादा आती थी, है ना, और उनको सीखने का बहुत ज़्यादा क्या क्या है उसको कहेंगे डिज़ायर होता था, क्योंकि अगर आप उनकी किताब पढ़ें तो आप उसमें देखेंगे कि उन्होंने फ्रेंच भी सीखने की कोशिश की, उन्होंने डांस भी सीखने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, सब उसकी उनकी प्राइमरी ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजों में इसको अल्बर्ट ने बांटा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देन आगे आते हैं, विच साइकोलॉजिस्ट हैज प्रपोज्ड इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिज्म एंड साइकोटिज्म एज अ 4 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी टाइप। तो यहां पे पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी की बात हो रही है, पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी की बात हो रही है, ठीक है। इससे पहले अल्बर्ट थे, अल्बर्ट ट्रेड थ्योरी। तो देखा, इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमारा सिलेबस है हमको उसमें ट्रेड थ्योरी तो पढ़नी है और टाइप थ्योरी भी पढ़नी है और टाइप कम ट्रेड भी पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब कब आप जानोगे, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना, ठीक है। तो इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट ने बेसिकली इस चीज को जो पर्सनैलिटी है उसको इन सब टाइप्स में बांटा था। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइजनेक, ठीक है। आइजनेक ने जो बेसिकली जो पर्सनैलिटी को बांटा था, आप याद कर सकते हो पेन से। किससे? पेन, ठीक है, पेन। पी फॉर साइकोटिज्म और नॉर्मेलिटी, बेसिकली इसको पूरा तरीके से बोला जाता है, ठीक है। ई से आपका हो जाएगा एक्सट्रोविज्म और इंट्रोविज्म, एक्सट्रोवर्जन बोल दो या मैं एक्सट्रोवर्जन ही हम बोल देते हैं, एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, ठीक है। और एन से हो जाता है हमारा न्यूरोटिज्म, ठीक है। और इसमें भी नॉर्मेलिटी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा बहुत लिखा होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में सेम है, ठीक है। जो पहले वर्ड्स हैं वो तो सब में ही सेम होंगे, ठीक है। अब ये हैं क्या, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, साइकोटिज्म जो है वो ऐसी पर्सनालिटी, वो एक ऐसा बंदा जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा लोगों से लड़ता रहता है, हमेशा लोगों को अब्यूज करता रहता है, ठीक है ना, रिलेशनशिप उससे नहीं बनती, वो बहुत लड़ाका टाइप है, ठीक है। तो उसको साइकोटिज्म कहते हैं। इसका जस्ट उल्टा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा कि ऐसा इंसान जो गुस्सा नहीं करता है, शांत रहता है, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, उनके साथ अच्छे व्यवहार करता है, उसको नॉर्मेलिटी कहते हैं। ई से एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। तो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया। एक्सट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ठीक है, और मतलब सोशल बहुत ज्यादा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इंट्रोवर्ट उसके जैसे उल्टे होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बेसिकली अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, और बस एक दो लोग की कंपनी प्रेफर करते हैं, ठीक है। उनको साइलेंस पसंद होता है, ज्यादा शोर शराबा, ठीक है, ये सब चीजें नहीं पसंद होती हैं। अच्छा, एक नया टर्म भी है एम्बिवर्ट, ठीक है। एम्बिवर्ट कौन होता है? एम्बिवर्ट क्या होता है, इसी से ही रिलेटेड है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको दे सकते हैं। देन लास्ट आता है न्यूरोटिज्म। तो देखिए, न्यूरोटिज्म जो बेसिकली होता है वो होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा घबरा जाता है एकदम से, ठीक है, मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता, उसको एंजाइटी बहुत जल्दी हो जाती है, परेशान बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो उसको न्यूरोटिज्म कहते हैं। उसका जस्ट उल्टा नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, जो इंसान काम रहता है हार्ड सिचुएशंस में भी, ठीक है। जैसे होता नहीं है, कुछ लोग अगर 15 मिनट भी लेट हो रहे हैं तो एकदम स्ट्रेस उनसे नहीं झेलाता, वो एकदम परेशान हो जाता है, अरे लेट हो गए। कुछ लोग होते हैं कोई बात नहीं, आराम से पहुंच जाएंगे, हमको अभी चलना है, हम पहुंच जाएंगे, ठीक है, काम रहते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। तो इसका सिंपल सा आंसर है आइजनेक, ठीक है। फ्रॉइड ने बेसिकली फ्रॉइड ने जो वो साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है, इसमें पर्सनालिटी थ्योरी दी नहीं है, ठीक है। अल्बर्ट ने ट्रेड थ्योरी दी है, हम इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। देन उसके बाद कैटल ने भी ट्रेड थ्योरी दी है, तो इसमें का सबसे सही आंसर होगा आइजनेक। अब आते हैं, जॉन हैज आर्गुमेंट विद हिज बॉस। एक कोई इंसान है जॉन, उसका आर्गुमेंट हुआ बॉस से, ठीक है,
और जब वो घर आया, yells at his kids when he reaches home, जब वो घर आता है तो क्या होता है, जब वो घर आता है तो जो बॉस से वो लड़ा ना, तो वो गुस्सा आके अपने घर पे अपने बच्चों पे उतार दिया, बच्चों पे चिल्लाने लगा। ठीक है, तो ये कौन से तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है? देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म वाज गिवन बाय फ्रॉइड। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इजी है लेकिन बन सकता है बनने को। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया? फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? तो हमारे पास 4 डिफेंस मैकेनिज्म दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब क्या होता है? रिप्रेशन मतलब ये होता है कि जब आपके साथ कोई भी चीज बुरी हुई, सपोज कर लो कि आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, सपोज कर लो आपकी बहुत क्लोज रिलेटिव की डेथ हो गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप वो हो गए, सैड हो गए, गमगीन हो गए। ठीक है, लेकिन वक्त के साथ क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है वो इस सैडनेस को क्या करता है? रिप्रेस कर देता है, माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। ठीक है, तो हमको हमेशा याद नहीं आती, कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो रिप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो उसको रिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। रिप्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? सपोज कर लीजिए कि भाई आपको चाहिए था, लेट्स से, हाँ, आपको एमयू में चाहिए था एमएड का वो एमएड में एडमिशन, लेकिन आपका एमयू में नहीं हुआ। ठीक है, एमयू की जगह आपका जामिया में हो गया, लेकिन आपका दिल तो टूटा। ठीक है, आपको बुरा तो लगा, उन्होंने कहा नहीं यार मुझे तो एमयू में ही पढ़ना था, लेकिन फिर आपको तो कोई बात नहीं, जामिया भी अच्छा है। ठीक है, और अच्छा है भी। ठीक है, जामिया भी अच्छा है, यहाँ पे भी मैं एमएड ही करूंगा। तो आप क्या कर रहे हो? रिप्लेस कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, आप चाहते वो थे लेकिन स्टिल आप देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? आप डिफेंड कर रहे हो। ठीक है, अपने इमोशंस को डिफेंड कर रहे हो कि कोई बात नहीं, जामिया भी अच्छा है। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन बेसिकली जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें ये होता है कि आप अपोजिट रिएक्ट करते हो। कैसा रिएक्ट करते हो? अपोजिट रिएक्ट करते हो। जैसे सपोज कर लो एक बच्चा है जो कि बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है, शाई है, लेकिन उसको ये पता है कि सोसाइटी में तो लड़के वही अच्छे माने जाते हैं जो माचो बॉय होते हैं। ठीक है, जो मतलब एकदम तगड़े से होंगे और एकदम स्ट्रांग वैसे होंगे, तो वो क्या करेगा? वो हमेशा वैसे बन के रहेगा। ठीक है, एकदम तन के चलेगा कि भाई मैं तो माचो बॉय हूं। ठीक है, तो क्या वो रियलिटी में है नहीं, लेकिन वो ऐसा बना रहा है ताकि बेसिकली क्या कर रहा है? वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ठीक है ना, जैसे सपोज कर लीजिए कि लेट्स से कि किसी को अपने कजन्स नहीं पसंद है। ठीक है, लेकिन स्टिल वो सबके सामने बोलता रहता है कि नहीं मुझे तो मेरे कजन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो मेरे कजन बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये क्या चीज है? बेसिकली वो बार बार इसलिए कह रहा है ताकि वो जो चीज है वो सामने ना आ पाए। ठीक है, तो डिफेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है कि आपने क्या किया, सपोज कर लीजिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट ये होता है आप अपने इमोशन को कहीं और जगह पे ले जा रहे हो, किसी और जगह ले। देखो, डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट में फर्क होता है। ठीक है ना, रिप्लेसमेंट जो होता है ना, सेम वैसी ही चीज होती है जो आप दूसरी जगह तलाशते हो, लेकिन यहां क्या होता है? आप गुस्सा थे। ठीक है, अब देखो इसका जो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा। क्यों? देखो, बॉस से लड़ाई हुई, गुस्सा थे, अब बॉस पे तो चिल्ला नहीं सकते, नौकरी से निकाल देगा। तो आपने क्या किया? आपने वो गुस्सा जाके घर पे बच्चों पे निकाल दिया। ठीक है, आपने डिस्प्लेस कर दिया अपने इमोशंस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। स्कैफोल्डिंग मींस, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? आई होप आप सब ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, जो ये कॉन्सेप्ट है स्कैफोल्डिंग, ये सबसे ज्यादा यूज होता है प्याजे की सॉरी वाइगॉस्की की थ्योरी में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा हम इसको यूज करते हैं। ZPG जोन में स्कैफोल्डिंग दी जाती है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग वर्ड कहां से आया है बेसिकली? अगर आपने देखा होगा घर बनते हुए या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनते हुए, तो आपने देखा होगा कि जब वॉल्स को बनाया जाता है तो उनको सपोर्ट देने के लिए बेसिकली बैम्बूज को लगा दिया जाता है। बैम्बू को मतलब जो बांस होता है उसको लगा के अच्छे से रस्सी से बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो मतलब टेम्पररी सपोर्ट बेसिकली, ताकि वो, क्योंकि अभी तुम नई नई बनी होती है ना, उसका सीमेंट में सूखा नहीं होता है, तो उसको तब तक के लिए हम क्या कर देते हैं? एक टेम्पररी सपोर्ट देते हैं। जैसे लिंटर बनता है तो लकड़ी की पहले वो रखी जाती है, फिर उसके ऊपर लिंटर पड़ता है ना। ठीक है, तो टेम्पररी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड वहीं से ही लिया गया है ये। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो जाहिर सी बात है, सपोर्ट
फॉर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्योंकि वो एक स्कैफोल्डिंग जो है वो सपोर्ट होता है, ठीक है, टेम्पररी सपोर्ट होता है लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज नॉट बीन, देखिए नॉट को हमको, ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इसमें बच्चे कई बार गलतियां कर देते हैं, ठीक है, तो हमको नॉट वर्ड को अच्छे से देखना है। कभी कभी क्या होता है कि वहां पे आंसर नॉट का नहीं लिखा होता, लेकिन हमको लगता है यही, क्योंकि हम नॉट पे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज प्रोपाउंडेड बाय जेन पियाजे ने कौन सी स्टेज नहीं दी है, नॉट। ठीक है, तो देखिए जेन पियाजे की डेवलपमेंट थ्योरी हम सब ने पढ़ी है, ठीक है, तो उसमें स्टेजेस हैं, है ना, सेंसरी स्टेज है, देन उसके बाद आपका आ जाता है सेमी ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैज नॉट बीन प्रोपाउंडेड बाय जीन पियाजे? ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा बताइए? सेंसरी स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है, तो ये तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपका होता है कॉन्क्रीट स्टेज भी होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सेमी ऑपरेशनल, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टेज पियाजे ने नहीं दी है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सबसे लास्ट स्टेज होती है, ठीक है, उससे पहले कॉन्क्रीट होती है, ठीक। चलिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग इज एट्रीब्यूटेड या एसोसिएटेड विद, ये जो हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है ये किस चीज से एसोसिएटेड है, किससे जुड़ी हुई है? देखिए हायर ऑर्डर कंडीशनिंग को हम सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ गया सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग का, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग भी कहते हैं हम। द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग या सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, देखिए कंडीशनिंग की जो सबसे ज्यादा बात की गई है वो बात की गई है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। किसमें? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। तो इसका आंसर यही होगा। अब होता क्या है, तो एक बार मैं एकदम से इसको बता देता हूं। देखिए सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग ये होती है, जैसे कि पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो हम सब ने पढ़ा है ना, कि वो फूड देता था, तो जो डॉग था वो फूड दे के सेलिब्रेट करने लगता था, ठीक है, उसको सलाइवा आने लगता था। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फूड के साथ साथ जब वो फूड देता तो बेल भी हो जाता था, है ना, बेल भी हो जाता था। तो ये क्या हुआ, जो फूड के साथ जो बेल थी वो एसोसिएट करने लगी, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में जब वो सिर्फ बेल बजाता था, तो जब और खाना वहां नहीं भी होता था तब भी वो सेलिब्रेट करने लगता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि अब बेल बज रही है, मतलब खाना आ गया या आ रहा है, ठीक है। अब ये तो थी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग। अब बाद में उसने क्या किया, उसने बेल के साथ साथ एक लाइट भी लगा दी, ठीक है, कि मतलब बेल बजी, लाइट जली, खाना आया, ठीक है। तो डॉग जो था वो सेलिब्रेट करने लगा था। तो फिर बाद में उसने क्या किया, बेल को हटा दिया और सिर्फ लाइट जलाता था, तो तब भी वो सेलिब्रेट करने लगता था, ठीक है। तो जो बेल का भी एडिशन हो गया ना, उसी को बेसिकली हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग या हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, देन इसके आगे देखते हैं। बिलो आर गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी। हम सब ने असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ा है कि पर्सनैलिटी को कैसे असेस किया जाता है, ठीक है। उसी में से एक टेक्निक होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक बेसिकली ये होती है, आपको सपोज कर लीजिए कुछ भी इमेज बना दी गई, जैसे मैंने आपके सामने कुछ भी बना दिया, ट्री बना दिया, ठीक है, बर्ड बना दिए, ठीक है, माउंटेन्स बना दी, कुछ भी बना दी, और मैंने आपको वो दिखाया, ठीक है, मैंने आपको वो दिखाया और मैंने कहा आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो बहुत इजी सी इमेज बनी है। वैसे तो इमेजेस जो होती हैं वो काफी ट्रिकी होती हैं, उसमें हर इंसान जब देखता है ना कुछ नया उसमें उसको दिखता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मतलब आपको क्या दिख रहा है, क्या प्रोजेक्शन हो रहा है, तो कोई कुछ आंसर देगा, कोई कुछ आंसर देगा, ठीक है ना। तो ये चीज होती है। तो इसमें से हमको इनकरेक्ट वन बताना है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कौन सा, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। evokes responses from unconscious self। देखो
अनकॉन्शियस सेल्फ का, देखिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है जो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है, तब आप अनकॉन्शियस ब्रेन से उसका आंसर नहीं दोगे, आप कॉन्शियस ब्रेन से दोगे क्योंकि आप उस चीज को पढ़ चुके हो। लेकिन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस तो ऐसा कुछ होता नहीं है, जो इमेजेस होती हैं वो रिलेट भी नहीं करती कि इमेज है क्या, आप भी उसको ध्यान से देखते हो, सोचते हो कि क्या है, फिर आपको कुछ समझ में आता है तो आप वो बोलते हो, तो वो अनकॉन्शियस माइंड से ही आता है, ठीक है। तो ये तो सही है, तो मतलब कि ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट वन बताना है। मल्टी डायमेंशनैलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, कि बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज, अलग अलग तरीके के आंसर्स मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है, मुझको इमेज दिखाई गई, मैं कुछ और आंसर दूंगा, किसी और से पूछा गया वो कुछ और आंसर देगा, तीसरे बंदे से पूछा गया वो कुछ और आंसर देगा, ठीक है। और सेम भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग आंसर्स भी हो सकते हैं, तो ये भी ठीक है। पर्पस ऑफ द टेस्ट इज क्लियर टू द रिस्पोंडेंट, जो पर्पस है टेस्ट का वो क्या कहते हैं, जो रिस्पोंडेंट मतलब जिसको वो इमेज दिखाई जा रही है, ठीक है, उसको पता होता है कि ये हमको क्यों दिखाई जा रही है। तो बेसिकली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है ना, उसमें जो रिस्पोंडेंट होता है, ठीक है, या सपोज जो स्टूडेंट होता है या जो भी क्लाइंट है, उसको ये चीज पता नहीं होती है कि हमको क्या आंसर देना है, ठीक है, और ये क्यों मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। उनको पता भी नहीं होता कि हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। बेसिकली कहीं पे भी कोई भी वो बता देंगे कि हमारे यहाँ ये रिसर्च चल रही है, आप आ जाओ, ठीक है, हमको इतने लोगों की जरूरत है, आप आओगे, आपको इमेज दिखा दी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप भी बताओ, आप कैसे ये चीज जान सकोगे कि इमेज से ये हमारी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर को मैं कंसीडर कर सकता हूं क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ द टेस्ट इज क्लियर टू द रिस्पोंडेंट, ठीक है, लेकिन अनक्लियर होता है इन रियलिटी, ठीक है। लास्ट वाले को देख लेते हैं, रिस्पॉन्सेज आर नीदर रॉन्ग और राइट, ये भी एकदम सही आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ द टेस्ट इज क्लियर टू द रिस्पोंडेंट, क्योंकि पर्पस ऑफ द टेस्ट क्लियर नहीं होता है और हमको आंसर इनकरेक्ट बताना था, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। स्किनर क्रिटिसाइज द यूज ऑफ पनिशमेंट बिकॉज, स्किनर ने यूज ऑफ पनिशमेंट को क्रिटिसाइज क्यों किया। अब देखिए, स्किनर ने रिवॉर्ड का भी कॉन्सेप्ट दिया, उसमें रिइंफोर्समेंट वगैरह आ जाता है, पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसने मना किया। उसने ये कहा बेसिकली कि ये वीक करता है बिहेवियर को, क्या करता है, इससे ये बिहेवियर को वीक करता है, इससे जो बच्चे होते हैं वो ट्रॉमा में भी जा सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपने कभी कोई गलती की और आपके फादर ने आपको बहुत ज्यादा मारा, ठीक है, पनिशमेंट दे दी, बहुत ज्यादा मारा, उससे क्या होगा, बच्चे को ट्रॉमा आ जाएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रॉमा हो जाता है, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, लाइफ भर वो इतना डरने लगते हैं फिर अपने फादर से, फिर अपने फादर के सामने वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यही उसने कहा कि जो बिहेवियर है वो वीक हो जाता है, ठीक है, इसलिए उसने पनिशमेंट का यूज करने से मना किया था। तो देखते हैं ऑप्शंस को, इट इज अगेंस्ट द लॉ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कॉज अनफॉर्चुनेट इमोशनल बाय प्रोडक्ट मतलब कि अगर पनिशमेंट दोगे उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट होगा वो बहुत अनफॉर्चुनेट मतलब बहुत बुरा होगा और इमोशनली बहुत बुरा, उसका बहुत बुरा रिजल्ट होगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। बाकी अभी ऑप्शंस को देख लेते हैं, उनको छोड़ना नहीं, पहले सब देख लेते हैं फिर टिक मारेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द टीचर, ऐसी कोई बात नहीं है। टीचर में भी सब्जेक्टिव टू देयर डिसीजंस, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो सबसे जो सही आंसर है वो है इट कॉज अनफॉर्चुनेट इमोशनल बाय प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि उसने खुद बोला है कि जो बिहेवियर है वो वीक हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं इससे, और होते भी हैं। इसलिए हमेशा पनिशमेंट को इग्नोर करना चाहिए, हमेशा रिइंफोर्समेंट दो, पॉजिटिव हो या चाहे निगेटिव हो। अगले आते हैं आईक्यू, ठीक है। आईक्यू जो है वो आईक्यू का फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, कौन मुझे बताएगा। आईक्यू का ये जो फॉर्मूला है ये किसने दिया है, ठीक है, वॉज गिवन बाय हु। इसका आंसर आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है, और अगर कोई भी नहीं बता पाएगा तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। चलिए ठीक है। तो देखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है, मेंटल एज, एक मिनट, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज,
क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो जाहिर सी बात है एम ए मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है जो आपकी रियल में फिजिकल एज है, जैसे कि मैं अगर 25 साल का हूं तो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज 25 होगी। ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दिया जाएगा। ठीक है, मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज जो बेसिकली होती है ना वो पर्सनैलिटी को एक्सेस करने के बाद। ठीक है, मतलब जो मेंटल इससे कई सारे असेसमेंट टेस्ट होते हैं ना इंटेलिजेंस के। ठीक है, सॉरी मैं पर्सनैलिटी बोल दिया। बहुत सारे टेस्ट होते हैं असेस करने के इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो वैसा कोई टेस्ट को लगाया जाएगा और आपकी मेंटल एज को कैलकुलेट किया जाएगा, तब हम मेंटल एज को लेते हैं। ठीक है, तो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 हम कर देंगे तो हमको आईक्यू पता चल जाएगी। आईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग अपने बैचेस में डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे से। इस पे पूरी की पूरी 2 से 3 वीडियोस में मैं इसको कवर किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पढ़ना है तो आप लोग अगेन बैचेस ले सकते हैं। Which among the following are the 3 components of mind according to Sigmund Freud? सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग माइंड के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? देखिए, तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए ओरल, एनल, फैलिक, ये तो जो है ना, ये ऑप्शंस तो उसके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हैं। ठीक है, ओरल, एनल, फैलिक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी जैसी कोई बात ही नहीं की है। ठीक है, बचा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि फ्रॉइड ने जो कहा था कि जो माइंड होता है हमारा, उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इड जो होता है वो क्या करता है? इड बोलता है भाई कि इट बेसिकली एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आपको गलत काम करने को बोलता है। ठीक है, सुपर ईगो जो होता है वो आपको एक्सट्रीम लेवल पे एकदम सीधा बनने को बोलता है। ईगो जो होता है ना वो बैलेंस करके रखता है। ठीक है, कि आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ी सी तेजी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप पीछे हो जाओगे लाइफ में। ठीक है ना, लेकिन इतनी भी नहीं दिखानी कि आप गलत कर दो, और इतने भी शरीफ नहीं रहना कि सामने वाला बेवकूफ बना दे। तो वो चीज कौन मेंटेन करके रखता है? ईगो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1920? तो देखिए, इस क्वेश्चन से हमको ये पता चलता है कि हमको जो थ्योरिस्ट हैं, जो बड़े फिलोसफर्स हैं, जो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं एजुकेशन के फील्ड में, हमको उन सबके वर्क को भी स्टडी करना। वर्क स्टडी करना मतलब कि उन्होंने क्या क्या वर्क किए हैं, क्या क्या बुक पब्लिश किया है, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो वो भी, उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1920, ये जो किताब है ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। अब विलियम जेम्स कौन है? ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। ठीक है, विलियम जेम्स को फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी भी कहते हैं। उन्हीं की ये बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द ईयर 1920। फिलोसफी नहीं होगा, साइकोलॉजी होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आई एम सॉरी, बार बार आज थोड़ा मेरे दिमाग में सही नहीं, मेरा सही वायरिंग आज दिमाग की नहीं सही चल रही है। ठीक है, 57 नंबर पे आते, द स्टेटमेंट साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर वाज गिवन बाय। देखिए, मैंने अभी ये डिस्कस किया कि स्टेटमेंट्स भी आ सकते हैं, और अगला क्वेश्चन ही वही आ गया। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये किसने कहा है? ये बहुत ही कह सकते हो आप फेमस कोट है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर पता है, बहुत अच्छी चीज है। ये देखिए, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग वाला आंसर है, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला तो है नहीं। एमसीक्यू सारे कन्वर्जेंट थिंकिंग होते हैं, क्योंकि एक ही आंसर होगा सही। ठीक है, कभी कभी ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम अपना माइंड यूज करें, तो यहां भी वर्ड आ रहा है बिहेवियर। क्या वर्ड आ रहा है बच्चों? बिहेवियर वर्ड आ रहा है। और
फ्रॉइड बिहेवियर की तो बात करते नहीं है, फ्रॉइड माइंड की बात करते हैं हमेशा। कैटल पर्सनैलिटी और इन सभी एरिक्सन भी इसकी बात नहीं करते। जेबी वॉटसन जो है ना, इनको बेसिकली बिहेवियरिस्ट माना जाता है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिहेवियरिस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर भी सही यही है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट था साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, ये जेबी वॉटसन ने दिया था। अगले पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी जो होता है उसमें 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है इंक्यूबेशन, तीसरा स्टेप होता है इल्यूमिनेशन, और लास्ट स्टेप जो होता है जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या है, स्टेप्स हैं। किसके स्टेप्स हैं? स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी, स्टेप्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो है, तो ये नहीं होगा कि हमको क्या बताना है, इज नॉट, ठीक है। इंक्यूबेशन भी है, इल्यूमिनेशन भी, लेकिन एक्सटेंशन जैसा कोई भी स्टेप नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। अब इसको अगर हम एक बार डिस्कस करें तो ये प्रिपरेशन क्या होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम एक सामने आई एक क्रिएटिव ह्यूमन के पहले, तो वो पहले प्रिपरेशन करेगा। वो जितने भी आप कह सकते हो जो मटेरियल्स नहीं कहूँगा, जो नॉलेज है इससे रिलेटेड वो कलेक्ट करेगा, उसको प्रिपरेशन कहते हैं, ठीक है। इंक्यूबेशन मतलब बेसिकली होता है कि फिर वो पर्सन क्या करेगा, वो आराम से सुकून से बैठ जाएगा और सोचेगा, अनकॉन्शियस माइंड से आंसर ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब दिमाग की उसकी बत्ती जलेगी, ठीक है, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे, तब इल्यूमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब लाइट जल जाएगी, ठीक है, बल्ब जल जाएगा, हाँ आइडिया आ गया, ठीक है। फिर उसको वो वेरीफाई करेगा, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो कुछ भी सिचुएशन थी उसमें उसको इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है, और वेरीफाई करेगा कि ये जो अभी मुझे आइडिया मिला ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये 4 इसके वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। 59 पे आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग बेसिकली स्किनर आपके आ गए, है ना, थॉर्नडाइक आपके आ गए। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, रेनफोर्समेंट की बात होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात होती है, एक्सटेंशन की भी बात होती है, ठीक है, लेकिन किस चीज की बात नहीं होती है? इनसाइट की। इनसाइट थ्योरी ही अलग है, ठीक है। गेस्टाल्ट, वो बेसिकली जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट है उनकी ये थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसका आंसर इनसाइट हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड विद बताना था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अ स्टूडेंट हैज कैपेसिटी टू परसीव द विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी है कि वो विजुअल और स्पेशियल कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, तो world accurately and to perform transformation on his initial perception, then she would become a good, क्या देखिए पर्सनैलिटी के ही उसमें आ जाता है कि अगर एक बच्चा है, एक जो बच्चा है, एक पर्सन है, ठीक है, उसकी विजुअल, ठीक है, और स्पेशल का होती है यूज ऑफ स्पेस। जैसे कि सपोज कर लो कि एक रूम है, ठीक है, वहां पे मैं खड़ा हूं और मैं अपने माइंड से बता सकता हूं कि यहाँ पे कितने फर्नीचर्स लग सकते हैं, ठीक है। या जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं वो ये बता सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, देख के वो बता देते हैं कि हाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके हम इसको ऐसे डेकोरेट कर देंगे, ठीक है ना। और बेसिकली क्या होता है, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने माइंड से ही आर्ट बना लेते हैं, या जो स्कल्पचर होते हैं, ठीक है, जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्तियां बना देते हैं, ठीक है, उनके सामने कोई ऐसी इमेज तो नहीं होती ना, माइंड में ही वो उसको विजुलाइज करके बढ़िया सी मूर्ति बना देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर विजुअल स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें से ये पूछा गया कि ये यहाँ पे हमको प्रोफेशंस दिए हुए हैं, तो जिनकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी अच्छी होगी वो इसमें से क्या चीज अच्छी करेंगे? क्या वो बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट बनेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। स्पेस और विजुअलिटी की कोई बहुत मेन जरूरत नहीं होती है बायोलॉजिस्ट में। साइंटिफिक मैथमेटिशियन, अगेन इसमें हमको जो न्यूमरेसी है इन सब के बारे में अच्छे से जानना होगा। मैचुरेशन,
कोई बात इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। नेविगेटर एंड स्कल्पचर, नेविगेटर कौन होता है? नेविगेटर मतलब जो रास्ते बताते हैं, कि जो शिप चलाते हैं या जो एरोप्लेन्स में जो नेविगेटर होते हैं, ठीक है, उनको पता होता है इतने डिग्री पे, इतने डिग्री नॉटिकल्स पे हमको लेफ्ट मोड़ना है, ठीक है, यहाँ से हमको शिप को इधर लेके जाना है, ठीक है। अब शिप में तो कोई साइन नहीं होता ना कि भाई अलीगढ़ 200 किलोमीटर राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनको स्टिल दे नो। स्कल्पचर क्या होते हैं? वही मूर्तिकार, मैंने आपको बताया ना। तो इसका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने जो हमारा यूनिट 3 था उसको कवर किया है, जिसमें हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको जो क्वेश्चंस हैं उसके सही आंसर तो पता चले ही होंगे, ये तो आपको आंसर किसी पता चले, लेकिन आंसर क्यों है ऐसे, और उनके साथ साथ कॉन्सेप्ट की थोड़ा बहुत इंसाइट आपको मिला होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली फिलॉसफी और सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।